क्या है मम्मी, कितनी बार आपसे कहा है कि आप यहाँ फोन मत किया करो। अरे जब मुझे आपसे बात करने की इच्छा होगी मैं खुद फोन कर लिया करूंगा। आप बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया करो ना। और अगर आप वहाँ अकेली हैं तो इसकी जिम्मेदार भी आप खुद हैं। तो मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं इतने पैसे खर्च करके हिंदुस्तान बस आपसे मिलने के लिए आऊंगा। संजय फोन पर अपनी माँ करुणा जी से कहता है। करुणा जी बोली, बेटा हमने तुम्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, तुम तो वहां जाकर बस ही गए। अपनी माँ को तो तुम बिल्कुल भूल ही गए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा अब और कोई नहीं? बताओ भला, क्या कोई बेटा ऐसा होता है? काश अगर मैंने तुम्हें बचपन में ही रिश्तों का मोल समझाया होता तो आज बुढ़ापे में मैं यहाँ यूं अकेली नहीं होती। इतना कहते कहते करुणा जी का गला भर आया। संजय बोला, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। और आपको वहां क्या ही कमी है? किसी वृद्ध आश्रम में तो आप रहती नहीं हैं, इतने बड़े घर में रहती हैं, फिर भी आपका रोना तो कभी खत्म ही नहीं होता है। और अकेले रहना अगर पसंद नहीं आता तो आधा घर किराए पर दे दीजिए, घर की साफ सफाई भी होती रहेगी और महीने का पैसा भी आता रहेगा। और हाँ, सर्वेंट क्वार्टर में किसी गरीब फैमिली को रख लीजिए जो आपके खाने पीने का इंतजाम भी कर दे, तो आपकी मदद भी हो जाएगी। मैं बार बार वहां नहीं आ पाऊंगा, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। इतना कहकर संजय ने फोन रख दिया। करुणा जी, हेलो हेलो बेटा संजय, मेरी बात तो सुनो, यही कहती रह गई, पर उधर से सुनने वाला तो कोई नहीं था। करुणा जी की आंखों में आंसू भर आए और वो हमेशा की तरह चुपचाप खिड़की के पास आकर बैठ गई और बरसों पुरानी बातों को याद करने लगी, जब वो दुल्हन बनकर अपने पति सोमेश जी के साथ एक छोटे से क्वार्टर में रहने आई थी। करुणा सोमेश जी से बोली, कितना छोटा घर है, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रहा है। मेरी माँ का घर तो बहुत बड़ा है, वहां तो सबके अलग अलग कमरे और तो और सर्वेंट क्वार्टर भी है, पर ये तो। सोमेश जी बोले, करुणा घर छोटा है तो क्या हुआ, अब हमें एक दूसरे के हृदय में जगह बनानी है ना। और अच्छा तो है, छोटा घर रहेगा तो हमेशा हम दोनों एक दूसरे की नजरों के सामने रहेंगे और तुम्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। धीरे धीरे करुणा जी उस घर में एडजस्ट करने लगी और उस घर को बड़े चाव से सजाने भी लगी। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। अभी वो अपनी माँ के घर का ऐशो आराम भूलने ही लगी थी कि कुछ वक्त बाद करुणा की माँ कामिनी जी, जो एक बड़े घराने की इकलौती बेटी थी, उनके मन में पैसों को लेकर बहुत घमंड था। रिश्ते उनके लिए बेमानी होते थे। वो बेटी से मिलने के लिए एक रोज उसके घर आ गई। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, बोली, हे भगवान, ये मेरी बेटी कितने छोटे घर में रहती है। करुणा, तुम यहाँ सांस भी कैसे ले पाती हो? करुणा के पिता कैलाश जी ने कहा, कामिनी, तुम ये देखो कि हमारी बेटी इस छोटे से घर में भी कितनी खुश है। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पैसों से ज्यादा रिश्तों को महत्व देना, क्योंकि जब हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है तो ये पैसे नहीं बल्कि रिश्ते हमारे काम आते हैं। कैलाश बाबू की बातों से कामिनी जी बहुत नाराज हुई। घर जाकर दोनों में बहुत कहा सुनी हुई। कामिनी जी बोली, ये कैसे भिखमंगे लड़के से मेरी बेटी की शादी करवा दी आपने? आखिर देखा क्या आपने उसमें? कैलाश बाबू ने कहा, जो मैंने देखा है शायद वो तुम नहीं देख पाई। उस इंसान में लालच नहीं है और सबसे बड़ी बात, वो खुददार है। देखना, हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। पर कामिनी जी कैलाश बाबू की बातों को कहां सुनने वाली थी। आए दिन बेटी को लेकर दोनों पति पत्नी में कहा सुनी होती रहती थी। समय बीतने लगा। कुछ दिन बाद अचानक से कैलाश बाबू की हृदय आघात से मृत्यु हो गई। कामिनी जी बेटी दामाद के पास पहुंची और अपने अकेलेपन का हवाला देकर अपने बेटी दामाद को अपने साथ रहने के लिए कहा। दामाद बाबू, अब हमारा सब कुछ करुणा का ही तो है, क्यों आप इस छोटी सी नौकरी में अपना पसीना बहा रहे हैं? चलिए, सब कुछ आपको ही तो देखना है। सोमेश ने करुणा की तरफ देखा तो करुणा की सोई इच्छा जाग गई और वो तुरंत वहां जाने के लिए मान गई। सोमेश पत्नी के कहने पर अपना काम छोड़कर ससुराल के बिजनेस में लग गया। फिर क्या था, उसकी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, जो ना घर का रहा ना घाट का। एक रोज सोमेश खाना खा रहा था, तभी कामिनी जी आई और बोली, अरे दामाद जी, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और आप खाने बैठ गए? अच्छा, अब समझी,
आपने आज तक इतना बड़ा डाइनिंग टेबल और इतने तरह के व्यंजन खाए जो नहीं होंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब छोटे घर से दामाद लाई हूँ तो ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आए दिन कामिनी जी सोमेश को उसकी हैसियत का ताना देकर उसे छोटे होने का एहसास करवाने से चूकती नहीं थी। सोमेश के परिवार में उसकी एक बड़ी बहन और एक विधवा माँ थी जो बहन के साथ ही रहती थी, क्योंकि बेटा तो घर जमाई बन गया था तो माँ आखिर क्या करती। कभी कभार अगर वो लोग सोमेश से मिलने आ जाते तो कामिनी जी ऐसे व्यंग भरे बाण चलाती कि थोड़ी देर में वो लोग वहां से चले जाते। एक रोज सोमेश दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी करुणा बोली, सुनिए ना, मुझे माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना है और माँ की ये साड़ी आयरन नहीं हुई है, तो क्या आप इसे कर देंगे? सोमेश हैरानी से करुणा को देखने लगा और बोला, करुणा, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कर तुम बहुत बदल गई हो? 4-5 महीने ही हम अपने उस क्वार्टर में थे, पर कितने खुश थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की भावनाओं को भली भांति समझते थे, पर यहाँ आकर तो तुम अपनी माँ के रंग में रंग गई हो। करुणा बोली, अब रहती हूँ माँ के साथ तो किसके रंग में रंगूंगी? आपके पास अगर इतना पैसा, इतनी सुख सुविधा होती तो क्या मुझे यहाँ रहना पड़ता? बोलिए, अब जल्दी से साड़ी आयरन कर दीजिए। इतना कहकर करुणा वहां से चली गई। इधर सोमेश को अपना अस्तित्व और आत्मसम्मान खतरे में दिखने लगा। उस दिन के बाद वो बहुत गुमसुम रहने लगा, बस मशीन की तरह घर बाहर का काम करता और दोनों माँ बेटी की बेइज्जती सहता। करुणा और कामिनी जी की बेइज्जती के कारण सोमेश ने अपनी माँ और बहन से मिलना भी छोड़ दिया। वक्त बीतने लगा। कुछ समय बाद करुणा ने संजय को जन्म दिया तो सोमेश की माँ और बहन बच्चे के लिए कपड़े खिलौने लेकर बिना बताए ही चली आई। कामिनी जी ने सबके सामने कहा, हे भगवान, दूर रखिए इन सब चीजों को मेरे नाती से। क्या समझाया आपने? क्या वो सड़क छाप कपड़े पहनेगा और इन खिलौनों से खेलेगा? इतना कहकर कामिनी जी ने वो सारा सामान उन लोगों के सामने अपनी कामवाली को पकड़ा दिया। सोमेश उदास सा बस सब देखता रहा। उसकी माँ बहन भारी मन से लौट गई और फिर दोबारा कभी नहीं आई। संजय बड़ा होने लगा। कामिनी जी उसे पूरी तरह ननिहाल का पाठ पढ़ाने लगी। दादी बुआ क्या होती है ये तो वो संजय को पता भी नहीं लगने देती थी, पर ऐसे माहौल के कारण संजय बचपन से ही जिद्दी बनने लगा। उसकी आंखों पर पैसों की पट्टी जो बंध रही थी, बाकी के रिश्ते क्या होते हैं ये तो उसे बताया ही नहीं जाता था। एक दिन संजय करुणा जी से बोला, मम्मी, पापा कह रहे थे कि मेरी दादी और बुआ भी हैं, तो आप मुझे उन लोगों से क्यों नहीं मिलने देती? तभी कामिनी जी आई और बोली, बेटा, वो लोग बहुत गंदी जगह में रहते हैं, तुम अगर वहां जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो क्या तुम ऐसी गंदी जगह में जाना चाहते हो? कामिनी जी बच्चे के मन में कूट कूट कर उसकी दादी और बुआ के खिलाफ जहर भरती और उसकी जायज नाजायज मांगों को पूरा करके खुद को अच्छा साबित करने में लगी रहती थी। एक दिन संजय अपने दोस्तों से लड़कर स्कूल से घर आया और रोने लगा। सोमेश जी ने कहा, बेटा, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, पर इससे दोस्ती खत्म नहीं होती है। रिश्तों का मोल समझो, तुम उन्हें सम्मान दोगे तो वो भी तुम्हें गले लगाएंगे। तभी करुणा आई और बोली, क्यों, मेरा बेटा क्यों किसी के सामने झुकेगा? आखिर इसके पास कमी किस चीज की है? सोमेश जी बोले, करुणा, इस तरह से तो ये बहुत बिगड़ जाएगा और फिर कभी जीवन में कोई दोस्त नहीं बना पाएगा। सोचो जरा, जब ये दोस्तों से ही रिश्ता नहीं निभा पाएगा तो क्या आगे चलकर अपने रिश्तों को या तुम्हें समय दे पाएगा? सोमेश जी अभी बेटे को समझा ही रहे थे कि संजय ने उलटकर उन्हें जवाब दे दिया, सच कहती है नानी, आप बिल्कुल अपनी माँ और बहन जैसे हैं। आप हर चीज के लिए मुझे ही गलत ठहराते हैं। आज तक कभी आपने मुझे कुछ लाकर दिया है? हर चीज तो मुझे नानी ही दिलवाती हैं। आप बहुत कंजूस हैं। करुणा ने संजय से कहा, संजय, अपने पापा से ऐसे बात नहीं करते हैं। तभी कामिनी जी वहां आई और बोली, क्या गलत कह रहा है बच्चा? अब जैसी हैसियत रहेगी सामने वाले की, उतनी ही तो इज्जत मिलेगी। सोमेश जी चुपचाप वहां से चले गए। करुणा बोली, माँ, आपको नहीं लगता संजय बहुत जिद्दी होता जा रहा है और आपको इनके सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? कामिनी जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, तुमने दुनिया अभी देखी कहाँ है, और वैसे भी मेरी जायदाद का ये अकेला वारिस है,
अगर थोड़ा जिद्दी है भी तो क्या हो गया? कमरे में बैठे सोमेश जी अकेले बड़बड़ाने लगे। ये मैंने क्या किया? नौकरी छोड़कर मैंने अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। नौकरी तो हाथ से गई ही, पत्नी को भी ऐशो आराम की जिंदगी की लत लग गई। सोचा था बेटे से मन की बात करूंगा, पर वो भी मेरा नहीं। घर में इतने लोगों के होने के बाद भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। समय के साथ साथ संजय बड़ा हो रहा था। कामिनी जी ने डोनेशन देकर उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। इधर सोमेश जी अंदर ही अंदर घुटने लगे और एक रात करुणा जी से बोले, करुणा, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो बोली, क्यों, अब आपको कौन सी चिंता है? सोमेश जी बोले, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है, क्योंकि ये पैसा, ये महल जैसा घर कुछ काम नहीं आएगा। काश कि समय रहते तुम रिश्तों का मोल समझ पाती और संजय को भी समझा पाती। इतना कहते कहते अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ और हार्ट अटैक से वो चल बसे। पिता के क्रियाकर्म पर भी संजय अमेरिका से नहीं आया। कामिनी जी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर थोड़े समय बाद एक दिन कामिनी जी को उनके किए की भगवान ने सजा दी और वो बिस्तर पर आ गई और एक दिन अपने पैसे और रुतबे के बिना ही दुनिया से चली गई। फिर रह गई करुणा उस घर में अकेली। अब वो घर करुणा को काटने के लिए दौड़ता। कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी नहीं था जिससे कामिनी जी ने बैर नहीं लिया हो या उसकी बेइज्जती नहीं की हो। ले देकर करुणा जी के पास बस संजय रह गया, वो भी 7 समंदर पार। अब संजय अमेरिका में नौकरी कर रहा था और वहीं बस गया। वो भूल से भी कभी करुणा जी को अमेरिका आने को नहीं कहता। अचानक से नौकर की आवाज पर करुणा जी पुरानी यादों से बाहर आई। मालकिन, दिन का खाना बहुत सारा बच गया है, वो तो आप खाएंगी नहीं, तो क्या वो खाना मैं अपने घर लेकर चला जाऊं? करुणा जी बोली, हाँ हाँ ले जाओ, कौन खाएगा? मेरे लिए तो बस थोड़ा सा दलिया बना देना, आज कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। सच कहते थे सोमेश जी, ये पैसा, ये घर कुछ काम नहीं आएगा। काश कि मैं संजय को रिश्तों का मोल बचपन में समझा पाती तो बुढ़ापे में यूं अकेली ना होती। नौकर बोला, मालकिन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रुक जाता हूं। करुणा जी बोली, नहीं नहीं, जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कम से कम छोटे से घर में तुम लोग एक दूसरे के साथ तो हो। नौकर चला गया। करुणा जी सोमेश जी की तस्वीर के आगे बैठकर रोने लगी और बोली, बहुत बड़ी भूल कर दी जो आपकी बात नहीं मानी। देखिए, आज गुमनामी में जी रही हूं और कितनी असहाय हो गई हूं। आपके साथ भले ही पैसे की कमी थी, पर आपके साथ उस छोटे से घर में मैं कितनी खुश थी। आखिर मैंने अपनी माँ की बात क्यों मानी और अपनी खुशहाल गृहस्थी में आग लगा ली। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। करुणा जी बार बार सोमेश जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर रो रोकर अपनी गलती के लिए माफी मांग रही थी, पर अब तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था। रोती रोती करुणा जी वहीं सो गई थी। अगले दिन जब करुणा जी जगी तो मन में कुछ सोचकर उन्होंने अपने वकील को बुलवाया और अपना घर जमीन सारी जायदाद को बेचकर एक वृद्धाश्रम में जाने का फैसला किया। जब वकील ने इसका कारण पूछा तो करुणा जी ने कहा, वकील बाबू, पैसों के रंग में चूर लोग रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। इस परिवेश में उनके बच्चे भी बड़े होकर संस्कारहीन बनते हैं और एक दिन माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। जब उस गलती का एहसास होता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो बस मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जानती हूँ देर तो हो गई है, पर आखिर में एक सही फैसला लेकर मैं अपनी उस भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों में वकील बाबू की मदद से करुणा जी ने सारी चीजों को बेच दिया और संजय को खबर भिजवा दी कि अब उसे माँ की चिंता से मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि माँ अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए जा रही है। और फिर करुणा जी ने किसी जानने वाले के साथ संपर्क नहीं किया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।